जय हिंद। बायोलॉजी पढ़े चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम राज प्रथम का पुत्र था। यह सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा था चोल वंश का। ठीक है। राजेंद्र प्रथम बंगाल क्षेत्र के पाल क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इनके पिताजी क्या किया था, श्रीलंका आक्रमण किया और वहाँ के राजा जो महीम पंचम था, ठीक है, तो महीम पंचम को वहाँ से भगा करके और पूरे श्रीलंका के अधिकतर क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। राजेंद्र प्रथम भी इससे कुछ कम नहीं था। इन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा महीपाल को, पिता ने महीम पंचम को भगाया था और इसने महीपाल को भगाया। ठीक है। कहाँ से? बंगाल से। उसने कहाँ से? श्रीलंका से। तो इसने श्रीलंका से भगाया था राज प्रथम ने, और राजेंद्र प्रथम ने बंगाल से किसको भगा दिया? महीपाल को पराजित किया और भगा दिया। इस प्रकार इसने गंगा नदी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसने क्या किया? गंगा नदी क्षेत्र पर अपना संघर्ष किया और उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसलिए इसने गंगकोड चोल की उपाधि धारण किया। मतलब हमने क्या किया? गंगा नदी क्षेत्र को जीत लिया। तो कोड का अर्थ होता है जीतना, ठीक ना, विजय होना, उस पर अपना शासन स्थापित करना। तो गंगकोड चोल की उपाधि धारण किया। याद रखना है, गंगकोड चोल की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। राज प्रथम ने नहीं, ठीक ना, राजेंद्र प्रथम। उपाधि धारण करने का जो ये है ना, ये राजेंद्र प्रथम ही किया था। आगे देखिए, राजेंद्र प्रथम ने एक शहर बसाया, जिसे जब ये जीत लिया तो उसने एक शहर बसाया जिसका नाम क्या रखा है? गंगैकोंडचोलपुरम। ठीक ना। दक्षिण भारत में जो भी ज़्यादातर आपको जो क्षेत्र मिलेगा उसके नाम में लास्ट में आपको पूरम अर्थात शहर, ठीक ना, तो ये देखने को मिलेगा। पूरम का मतलब होता है शहर, सिटी, जगह, ठीक ना। तो ये वहाँ पे ना गंगकोंडचोलपुरम एक बसाया और इसे क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। इसने गंगा का पानी लिया और गंगा के पानी से एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम रखा इसने चोल गंगम। ठीक ना। क्या नाम रखा? चोल गंगम। तालाब का नाम क्या था? चोल गंगम। किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। इसने संपूर्ण श्रीलंका को अपने आधिपत्य में ले लिया। मतलब जो भी छोटा मोटा इधर उधर जो एरिया सब बचा था उन पूरे श्रीलंका क्षेत्र को अपने एरिया में ले लिया था। तो ये अपने पिताजी से भी बढ़कर आगे काम किया था। चोलों का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, ठीक ना। तो चोलों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोलों के काल में भगवान शिव की नटराज की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है। किस भगवान की मूर्ति चोल काल से प्राप्त होता है? तो नटराज जो भगवान शिव की नृत्य करता हुआ जो मूर्ति है वो मूर्ति कहाँ से प्राप्त होता है? तो चोल काल से, ठीक ना। तो दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोलों का इतिहास है उसमें आपको कई जगह शिव मंदिर और ये भगवान शिव, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब देखने को मिलता है। तो याद रखना है कि जो इसने क्या किया था, चोल का जो राजकाज है वहाँ से कौन सी मूर्ति प्राप्त होती है? तो शिव की नटराज की मूर्ति, ठीक है। चोलों के काल में स्थानीय प्रशासन में लोकतांत्रिक पद्धति का सुव्यवस्थित ढांचा के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो जो चोल काल है इसमें स्थानीय लोकतांत्रिक पद्धति देखने को मिलता है। जैसे कि आज भी हमारे देश में ऊपर में क्या है? केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर उसके बाद जिला का जो अधिकारी ये लोग हैं, और इसके बाद जो सबसे लोएस्ट लेवल का है जो हमारा शासन है वो वार्ड मेंबर तक आकर रुकता है। इसी तरह से उस समय भी सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक पद्धति था। उसमें जो प्रमुख चुने जाते थे वो वोटिंग के द्वारा चुने जाते थे। 30 लोगों का संगठन होता था और उसमें वोटिंग के द्वारा क्या होता था? उसका प्रमुख चुना जाता था। चोलों के काल में ग्रामीण स्तर पर 2 प्रकार की समितियां देखने को मिलती थी, ठीक है। इसे ऊर्ध समिति तथा सभा समिति के नाम से जानते थे। सार्वजनिक कार्य करने के लिए ऊर्ध समिति थी और सभा समिति वरिष्ठ नागरिक और ब्राह्मण अर्थात धार्मिक कार्य करने के लिए ये लोग थे। तो चोलों के काल में व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। ये बात भी याद रख लेना है कि चोलों के काल में व्यापारियों की जो सभा था उसे नगरम कहा जाता था।
चोल काल में जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था कावेरीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम से ऊपर में लिखा गया था हमसे बाई मिस्टेक, बट यहाँ पे क्या होगा कावेरीपट्टनम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कावेरीपट्टनम। आइए एक बार हम चोलों के प्रशासनिक स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं। प्रांत को मंडल कहा जाता था, प्रांतों को कट्टम में विभाजित किया जाता था, कुट्टुम में सॉरी, और कुट्टुम को नाडु में विभाजित किया गया था, नाडु को कुर्रम में बांटा गया था, और अर्थात जो गांव था उस समय का उसे हम कुर्रम कहते थे। ठीक ना, तो चोल काल में जो गांव था उसे क्या कहा जाता था, कुर्रम। थैंक यू। वीडियो एंड होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में चेर राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे।